हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है फॉर योर MHI 109 एग्जाम प्रिपरेशन। इसके बाद मैं और भी वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपने अभी तक अपने MA हिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है, तो आप हमारे इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो और नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो हमारे चैनल्स हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे आपको लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और स्कॉलरली माइंड्स का जो न्यू यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मैं केवल मास्टर्स के कोर्सेज के लिए लाइव क्लासेस लेती हूँ, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि पहले हम लेंगे 108 की लाइव क्लास, देन आपका 109, एंड बाकी के जो सब्जेक्ट कोड्स हैं उनकी भी क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ओके, सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन देना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि फिर आपको ना चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता है, क्लासेस वगैरह आपकी मिस हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर आपको बताना है कि जो स्वदेशी मूवमेंट आया, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इस स्वदेशी मूवमेंट के राइज के लिए। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? तो ये हमारा नेशनलिस्टिक मूवमेंट था, एक राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसने एनकरेज किया इंडिजीनियस गुड्स को एंड बॉयकॉट करने के लिए कहा ब्रिटिश प्रोडक्ट को। तो स्वदेशी का मतलब ही यही होता है कि अपना देश, ठीक है, अपने देश में बना हुआ, अपने देश में बना हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट एज द नेम सजेस्ट वो क्या करेगा? वो एनकरेज करेगा इंडिजीनियस गुड्स। इंडिजीनियस गुड्स का मतलब क्या होता है? देशी, जो अपने देश की बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनको यूज करना है, और जो अंग्रेजों की वस्तुएं हैं उन्हें बॉयकॉट करना है। ये इमर्ज हुआ था आपका अर्ली 20th सेंचुरी में एज अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल पॉलिसीज। तो जो आपकी कॉलोनियल पॉलिसीज थी ना, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा निराश थे। अंग्रेज़ों की बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से जो निराशा थी ना, उसकी वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये जो मूवमेंट है वो प्रोमिनेंटली 1905 में इमर्ज करता है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बाद में शुरू होता है और एक पावरफुल एक्सप्रेशन बन जाता है भारत के राष्ट्रवाद का। उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लोग हैं वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे इस स्वदेशी मूवमेंट के राइज के लिए? सबसे पहले बंगाल के पार्टीशन की बात करेंगे। तो जो पार्टीशन है बंगाल का, वो लॉर्ड कर्जन ने किया, और उसको लोगों ने एज अ डिवाइड एंड रूल समझा कि जो लॉर्ड कर्जन है वो फूट डालो और राज करो की नीति को अपना रहे हैं कि भारतीय लोगों में फूट डाल दो तो इनके ऊपर फिर राज करो, आसानी हो जाएगी। जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उनमें काफी ज्यादा व्यापक आक्रोश था, मतलब कि वाइड स्प्रेड एंगर था, और ये आंदोलन का तत्कालिक इमीडिएट कॉज बना। तो पहली चीज समझ गए, पहला जो कारण था वो था आपके बंगाल का पार्टीशन। दूसरा कारण था कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण किया था। तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत का औद्योगिक पतन हुआ, आर्थिक संसाधनों का भारी दोहन उन्होंने किया। जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उस समय काफी ज्यादा कंपटीशन था जिसकी वजह से डिक्लाइन हो रहे थे। तो समझ रहे हो कि अंग्रेजों ने एक तो पहले बंगाल का विभाजन कर दिया, दूसरा आर्थिक जो शोषण है, आर्थिक में क्या आता है? जो भी आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। अब इंडियन के जो उद्योग वगैरह थे उनका पतन हो रहा था, जो हमारे संसाधन थे अंग्रेज उनका बहुत दोहन करते थे। साथ ही साथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इकोनॉमी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है। फिर
राष्ट्रवाद का विकास होता है, तो आप देखोगे कि जो मिडिल क्लास है, एक देश में एक ऐसा नया तबका बना था जो था आपका मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड थे, ठीक है, तो जो नए नए आइडियाज आते थे ना, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, वो सब चीजें उन्हें समझ आ रही थी शिक्षित वर्ग के उदय की वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, इन्होंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे जो लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरबिंदो घोष, इन सभी ने स्वदेशी आइडियाज को अडॉप्ट किया, सेल्फ रिलायंस और को प्रमोट किया, और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की। इंडियन न्यूज़पेपर्स और जो जर्नल्स थे, उन्होंने अवेयरनेस फैलाई अबाउट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। एजुकेटेड जो यूथ है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे थे इन नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण आप देखते हो, तो लोगों का अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति अब लोग जाग रहे थे। लोगों को एनकरेज किया जा रहा था कि फॉरेन गुड्स को खत्म करो, अपने गुड्स को अपनाओ। और जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी, अब हमारे ना कुछ लीडर्स थे, देखो, एक होते हैं मॉडरेट्स और एक हुआ करते थे एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स हमेशा बातचीत का रास्ता चुनेंगे, एक्सट्रीमिस्ट हमेशा आंदोलन का रास्ता चुनेंगे। तो अब मॉडरेट्स जो भी बातचीत करते थे अंग्रेजों से, वो सब चीजें अब खत्म हो रही थी, और अब चीजें क्या होती जा रही थी, एक्सट्रीम होती जा रही थी। तो प्रारंभिक उदारवादी नेताओं की जो याचिकाएं और संवाद थे, उनसे कोई सुधार नहीं हो रहा था। इससे स्वदेशी और बहिष्कार जैसे उग्र आंदोलनों का विकास होता हुआ हम देखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको स्वदेशी का पूरा जो मीनिंग है वो डिस्क्राइब करना है। स्वदेशी आखिर क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, फिर एक बैकग्राउंड बताएंगे कि कैसे ये एक पावरफुल एक्सप्रेशन था, फिर सारे फैक्टर्स को पॉइंट वाइज बता देंगे। पहला फैक्टर था बंगाल का पार्टीशन, दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो उन्होंने हमारा किया, लोगों में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा था, नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी, नेताओं का प्रभाव था, और क्योंकि जो प्रेस है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह जर्नल्स में चीज़ें छाप रहे थे, तो प्रेस की भूमिका हो जाती है। 5 पॉइंट्स हो गए। फिर कुछ सामाजिक जागरण हुआ लोगों का, लोगों को जो लोग हैं वो जागरूक हो गए, मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स फेल हो गई। फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, इट वाज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक आइडिया, बट इट वाज अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये जो लाइन मैंने लास्ट में लिखी है, आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, उससे जो है आपका आंसर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। नाउ ओवरऑल कंक्लूजन आप समझ गए हो दैट देयर वर मैनी फैक्टर्स, देयर वर कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कौन कौन से रीजंस थे? पॉलिटिकल इनजस्टिस यानी कि राजनीतिक अन्याय, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आर्थिक शोषण, कल्चरल अवेकनिंग सांस्कृतिक जागरण, अपनी संस्कृति के बारे में लोग अब जागरूक हो रहे थे, लीडर्स नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी नेता हो गए, बंगाल का पार्टीशन, ये सारी चीजें एक इमीडिएट ट्रिगर की तरह काम करी, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को आगे मतलब ट्रिगर कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इट मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये इंडिया के आज़ादी के स्ट्रगल का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने आत्मनिर्भरता, जन भागीदारी को बढ़ावा देकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। जो स्वराज पार्टी है, व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज पार्टी, हाउ डिड स्वराज पार्टी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट। किस तरीके से स्वराज पार्टी ने देश में जो नेशनल मूवमेंट था उसकी ग्रोथ में योगदान दिया। तो ये जो पार्टी थी गाइस, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी स्वराज पार्टी, एंड इसको बनाया गया था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा विद इन द इंडियन कांग्रेस। ठीक है, जो कांग्रेस है उसी के अंदर ही
टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसी फ्रॉम इनसाइड। और क्यों बनाई गई थी? ताकि फ्रॉम इनसाइड जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है ना, उन्हें क्या किया जा सके? डिस्ट्रॉय किया जा सके, अपोज किया जा सके, आई मीन। अब इसका जो एम था स्वराज पार्टी का गाइस, वो क्या था? स्वराज को अचीव करना। इसका उद्देश्य संवैधानिक और विधायी तरीकों से स्वराज यानी कि स्वशासन प्राप्त करना था। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। अब ध्यान देना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जो स्वराज पार्टी है उसका फॉर्मेशन किया गया, तो उसके पीछे के कारण क्या थे, क्या बैकग्राउंड है? तो आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो हमारा असहयोग आंदोलन था वो खत्म हो गया, और अब लोगों को लगा कि अब हमें नई स्ट्रेटेजी चाहिए। जो भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, उन्होंने एक नई रणनीति की आवश्यकता महसूस की, which lead to the formation of Swaraj Party to continue political struggle inside the legislative system। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप विधान परिषदों के भीतर राजनीतिक संघर्ष जारी रखने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्वराज पार्टी की कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां रही हैं। पहली चीज कि जो विधान परिषद थी उसके अंदर इसने एंट्री लिया। जो भी लीडर्स थे स्वराज पार्टी के, उन्होंने वो सक्सेसफुली एंटर करते हैं सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, इलेक्शंस में। दे यूज्ड काउंसिल्स एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। तो स्वराज पार्टी का पहला काम क्या हुआ कि उन्होंने इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का यूज किया ब्रिटिश की पॉलिसीज को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? पहला कि स्वराज पार्टी ने नेताओं के चुनाव के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश किया। उन्होंने परिषदों को ब्रिटिश नीतियों को उजागर करने के एक मंच के रूप में उपयोग किया। दूसरी चीज, उन्होंने अवरोध की नीति अपनाई। तो एक स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई थी वो थी अवरोध की नीति। उन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए परिषद की कार्यवाही में बाधा डालने की नीति अपनाई। इससे ब्रिटिश प्रशासन को विधानसभाओं के भीतर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। समझ में आया कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेजिस्लेचर के इनसाइड ही काफी क्रिटिसिज्म देखना पड़ा, और ओवरऑल जो ब्रिटिश प्रशासन है उसका पर्दाफाश करने का काम इन्होंने किया। कैसे पर्दाफाश किया? प्रशासन के अंदर जैसे होता है ना, तो भाई प्रशासन में भी तो भ्रष्टाचार होता है। तो उन्होंने दमनकारी कानूनों, अन्यायपूर्ण बजट और भारत विरोधी नीतियों को उजागर किया। इससे जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। स्वराजिस्ट स्ट्रांगली अपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। स्वराजवादियों ने अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने सिविल राइट्स मांगे। दे डिमांडेड सिविल राइट्स फॉर इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल। कांग्रेस के अंदर अब यूनिटी है, तो डिफरेंसेस थे, बट स्वराज पार्टी कांग्रेस के फ्रेमवर्क में ही काम करती थी। और मॉडरेट्स, रेडिकल्स, इन सब के बीच में, क्योंकि देखो कांग्रेस में ना आप देखते हो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लीडर्स थे, तो उन सभी के साथ यूनिटी बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और इश्यूज शुरू मतलब उठाए पार्टी ने। कौन कौन से इश्यूज? पॉवर्टी, टैक्सेशन, ये सारे इश्यूज को उठाया। दिस गेव अ नेशनल प्लेटफॉर्म टू इंडियन ग्रीवेंसेस, और इसने भारतीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच मिला। एक नई स्ट्रेटेजी आप देखोगे, स्ट्रगल की, संघर्ष की एक नई रणनीति अपनाई। सो द पार्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम विद इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर ही रह के काम करना है, चाहे आप सिस्टम के अगेंस्ट हो बट उसके अंदर रहकर ही आप काम करोगे। इससे स्वतंत्रता आंदोलन का दायरा विस्तृत हो गया। उनकी डिबेट्स वगैरह से लोग एजुकेट हुए, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के बारे में चीज़ें समझ में आने लगी, लोगों में चेतना जगी। स्वराज पार्टी ने जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे, पढ़े लिखे थे, उन सभी को पॉलिटिक्स में लाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिकंसीडर करें। जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिश सरकार चला रही थी, ठीक है, तो क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ की आलोचना हो रही थी, तो ब्रिटिश सरकार को कुछ नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, जिससे कि जो ब्रिटिश की पूरी इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। जो पार्टी है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी। नाउ
मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में एक ब्रिज का भी इस पार्टी ने काम किया। काफी कुछ हम इस पार्टी के बारे में जान चुके हैं। जैसे पहले हमने इसकी अचीवमेंट्स जान ली हैं कि पहली अचीवमेंट इसकी यही रही कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना, अवरोध की नीति अपनाना, ब्रिटिश शासन का पर्दाफाश कर देना, उनको एक्सपोज कर देना, सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने की डिमांड करना, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको हटाने की बात की। कांग्रेस के साथ यूनिटी में रही, नेशनल इश्यूज को रिप्रेजेंट किया, और फिर इसने ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया क्योंकि इसने स्ट्रगल की एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई, स्ट्रगल की, राजनीतिक जागरूकता का इसने विकास किया, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाया, और संविधान और क्रांति के बीच एक सेतु का काम किया। ये सारे काम इस पार्टी ने किए, तो इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टी एट दैट टाइम। लेजिस्लेटिव चैम्बर्स को नेशनलिस्ट स्ट्रगल के अरीना में इस पार्टी ने कन्वर्ट किया। उसने नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, स्ट्रगल के नए मेथड्स ये लेकर आई, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इस पार्टी ने इंक्रीज किया, एक प्लेटफॉर्म था ये रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ ताकि हिंदी के बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। तो स्वराज पार्टी ने क्या करा है, विधान परिषदों को दोस्तों प्रतिरोध और राजनीतिक जागरूकता के मंच के रूप में उपयोग किया, और भारतीय राष्ट्रवाद में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने संघर्ष के नए तरीकों को अपनाकर जन भागीदारी बढ़ाई। संघर्ष के क्या अपनाए इसने, नए तरीके अपनाए थे। और स्वराज पार्टी ने विधानसभाओं को राष्ट्रवादी संघर्ष के मैदान में बदल दिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, आपको उनका रोल डिस्क्राइब करना है विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग 1941 टू 45। ठीक है, 41 से 45 के बीच में सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि वो भारत के एक नेशनलिस्ट लीडर थे और काफी इंपॉर्टेंट थे, प्रोमिनेंट थे। वो गाइस विश्वास करते थे आर्म्ड स्ट्रगल पे टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। During 1941 to 45, he played a crucial role outside India by organizing revolutionary forces against the British. तो जब वो भारत से बाहर भी थे ना, उस टाइम पर भी उन्होंने काफी काम किया। After escaping from the house of arrest, he traveled to Germany and later to Southeast Asia. वहां पे उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया स्ट्रगल को पूरा, और एक न्यू मिलिटेंट फॉर्म पुनर्गठित किया। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को फॉर्म किया। ठीक है, ध्यान देना, ही रिवाइव्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जापान। जापान के अंदर जो भारत के युद्धबंदी थे ना, उनकी सहायता से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया था। और आईएनए उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खड़े होने वाली चीज थी कि भाई वो सिंबल था। आजाद हिंद गवर्नमेंट का लीडरशिप इन्होंने लिया। 1943 में ही फॉर्म्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ही अज्यूम्ड द रोल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट का रोल इन्होंने लिया एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एफर्ट्स किए। वो सारे भारतीय जो प्रवासी थे ना, उन सभी को इन्होंने संगठित किया। तो बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर सिंगापुर और बर्मा में भारतीयों को संगठित किया, मोबिलाइज किया, एंड दे वर एनकरेज टू सपोर्ट द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और हर तरीके से उन लोगों ने देश के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को सपोर्ट किया। मिलिट्री यूनिट्स, गांधी ब्रिज, नेहरू ब्रिज नहीं, ब्रिगेड, जो कैंप, जो आपके आर्मी के अंदर ब्रिगेड्स होते हैं ना, ब्रिगेडियर्स होते हैं, मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं, उन सबको इन्होंने बनाया। उन्होंने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड जैसी सैन्य इकाइयां बनाई। ध्यान देना है, मिलिट्री यूनिट्स का मतलब होता है सैन्य इकाइयां बनाना। जापान के सपोर्ट के साथ उन्होंने कैंपेन्स को लॉन्च किया इन बर्मा, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और एक स्लोगन है
गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, जिसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो लाखों भारतीयों की क्या है, प्रेरणा है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, अनुशासन और एकता पर जोर दिया, एंड ही टुक द इंडियन स्ट्रगल टू ग्लोबल स्टेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस समय वहां पर भी उनका एक बड़ा रोल था। उन्हें सपोर्ट मिला था जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सेस पावर थी जर्मनी जापान से अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और आईएनए का जो मिलिट्री एक्शंस थे उसका ब्रिटिश एम्पायर पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ा था। समझ लो दुश्मन को आप युद्ध में अगर आप उसके मन में उसको पहले हरा दोगे तो युद्ध में तो वो वैसे ही हार जाएगा। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो युद्ध के बाद आईएनए अधिकारियों के मुकदमे ने भारत में शक्तिशाली राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न की। फिर आपका फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मैंने पढ़े हैं, है ना। तो क्वेश्चन था उनकी भूमिका का। शुरुआत होती है आईएनए से, उसके फॉर्मेशन से। फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन डायस्पोरा को जोड़ना, सभी प्रवासियों को जोड़ना, उन्हें एनकरेज करना और आपके मिलिट्री यूनिट्स का निर्माण करना, स्लोगन्स वगैरह देना और इंटरनेशनल लेवल पे फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर जाना, ब्रिटिश अथॉरिटी को पूरा 1v1 चैलेंज करना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर डालना। तो ओवरऑल आप क्या देखोगे कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी और मिलिटेंट रोल प्ले किया था इन नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1941 से 45। उन्होंने आईएनए को ऑर्गेनाइज किया, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को फॉर्म किया। उनके जो एफर्ट्स हैं उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इनटू अ ग्लोबल एंड आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट। एक ग्लोबल मूवमेंट उन्होंने बनाया। सो बोस ट्रांसफॉर्म द पैट्रियोटिज्म इनटू एक्शन एंड सेक्रीफाइस इनटू अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम। ये वन लाइनर है। ये चीज़ें ये लाइंस मैंने इसलिए ऐड की है, मतलब अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा कुछ ना कुछ इसमें से, तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज, स्कॉलरली माइंड्स लाइव को भी आप सब्सक्राइब कर लो लाइव क्लासेस के लिए। उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यही इन्फॉर्मेशन है, नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो।